सभी का स्वागत है। सबसे पहले सभी को राम राम। आज हम कक्षा 10 का मॉडल पेपर नंबर 5 को हल करेंगे। सवाल नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। इसमें 1 से लेकर 6 सवाल दिए गए हैं। पहला है निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करो। बहुलक ज्ञात करने का सिंपल सा तरीका होता है, सारणी ना हो तो कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना है। बहुलक का मतलब जो संख्या बहुत ज़्यादा बार रिपीट हो रही है वही हमारा बहुलक होगा। जैसे यहाँ पर कौन सी संख्या जो ज़्यादा रिपीट हो रही है, हम पहले शुरू से देखते हैं। 2 एक बार, 2 बार, 3 बार आ रहा है। फिर 6 एक बार, वो तो नहीं होगा। 4 एक बार नहीं होगा। 5 एक बार नहीं होगा। 0 एक बार, 2 हम काउंट कर चुके। 1 एक बार, 3 2 बार। लेकिन सबसे ज़्यादा क्या आया था? 2 आया था। कितनी बार? 3 बार। तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा? 2। फिर है दूसरा सवाल, बिंदु ए बी, ये निर्देशांक दिए गए हमें यहाँ पर, इनकी दूरी निकालनी है। तो देखो, दूरी निकालना प्रश्नावली 7 से निकालना पड़ेगा। फॉर्मूला होता है यहाँ पर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है यहाँ पर कि हमारे पास x1 ये है, y1 ये है, x2 ये है, y2 ये है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, x2 हमारे पास है माइनस a, और उसके बाद में माइनस x1 हमारे पास है a और होल स्क्वायर, प्लस में y2 हमारे पास है माइनस का b माइनस, और y1 है b होल स्क्वायर। तो इसे हम ध्यान से हल करेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं a माइनस का और a माइनस का माइनस माइनस क्या हो गए? प्लस, यानी a और a कितने हो गए? माइनस का 2a, और प्लस में ये माइनस का b और ये भी माइनस का b, माइनस माइनस क्या हो गए? प्लस, यानी b कितने हो गए? माइनस के 2b। एक चीज़ ध्यान रखिएगा यहाँ पे, इसे हम यहाँ हल कर देते हैं क्योंकि जगह की कमी है, समझ में भी आना चाहिए आपको। इसे हम यहाँ हल कर देते हैं। सबसे पहले एक चीज़ ध्यान देंगे यहाँ पर, अंडर रूट वैसे का वैसे रहेगा। -2a का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर जब भी करते हैं माइनस प्लस में चेंज हो जाता है, और 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4, और a का स्क्वायर a स्क्वायर, प्लस सेम ऐसे ही माइनस स्क्वायर करने पे प्लस में चेंज हो जाएगा, और 2 का वर्ग होगा 4, और b स्क्वायर का होगा b स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जिसका भी वर्गमूल निकल रहा है उसका वर्गमूल निकाल देंगे। कैसे? आइए समझ लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे कॉमन लेते हैं। कॉमन दोनों में क्या आ रहा है? 4, और 4 का अंडर रूट अगर निकालेंगे तो कितना आएगा? 2, यानी अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। तो अंडर रूट में बचा क्या है? a स्क्वायर और प्लस में b स्क्वायर। तो ये वैसे का वैसे रहेगा। ये हमारा आंसर, इससे ज़्यादा हम हल नहीं कर पाएंगे। तो ये सवाल नंबर 2 भी कंप्लीट हो जाएगा। सवाल नंबर 3 देखते हैं अब आगे हम। सवाल नंबर 3 में हमें यहाँ दिया गया है सबसे पहले 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन थीटा, और ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा का मान कितना होगा। यहाँ पे एक चीज़ हमें देखनी है, कहीं पर भी हमें थीटा का मान दिया गया नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हल करेंगे, इसके मान लगाएंगे। अब बिना एंगल दिए मान कैसे लगते हैं आइए समझ लेते हैं। सबसे पहले हमें पता है 8.3 में हमने हल किए थे सवाल कि इन्हें साइन कॉस में चेंज करते हैं। कैसे? कि tan का मान साइन कॉस में चेंज होता है साइन थीटा बटे में कोस थीटा, और अगर स्क्वायर है तो ये स्क्वायर दोनों तरफ आ जाएगा। तो tan हमने साइन बटे कोस में चेंज कर दिया है। यहाँ पे ये दोनों ब्रैकेट दिख रहे हैं हमें, सेम है, गुणा हो रही है दोनों की, एक माइनस में एक प्लस में। तो हमें याद होगा ये जो सरल समीकरण हमने पढ़ी थी a माइनस बी और a प्लस बी वाली, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ये देखो a माइनस बी a प्लस बी वाली सरल समीकरण यूज हो रही है। तो हमें क्या करना है, एक a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करना है। तो a का स्क्वायर तो वैसे करो चाहे ना करो, एक का वर्ग एक ही रहेगा, और बीच में आता है फिर माइनस, और फिर आता है b का वर्ग, और b हमारे पास क्या है? साइन। तो साइन स्क्वायर थीटा वर्ग कर देंगे। हल हमें ये करना ज़्यादा जरूरी है क्योंकि यहाँ पे बट्टे में एक लगा के हमें क्या करना पड़ेगा? एलसीएम। इसको अभी हमें हल नहीं करेंगे क्योंकि ब्रैकेट के दूसरा ब्रैकेट ऐसे छोड़ देंगे। हमें पता है कि जब भी बट्टे वाली संख्या एलसीएम लेते हैं तो 1 बटा कोस का एलसीएम क्या आएगा? कोस थीटा।
एक का कोस में भाग लगाएंगे तो आएगा कोस, और कोस की एक से गुणा करने पे क्या आएगा कोस थीटा, प्लस कोस का कोस में भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, ये जाएगा एक बार, और एक की गुणा साइन स्क्वायर से करेंगे तो क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा। वरना सिंपल में बता देता हूं आपको क्या करना है, इसका एलसीएम तो हम ले लेंगे और यहां पर हमें क्या करेंगे वज्र गुणा कर देंगे, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई, एक की कोस स्क्वायर से गुणा कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर की गुणा एक से साइन स्क्वायर। और अब हमारा जो दूसरा ब्रैकेट था एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 8.3 प्रश्नावली हमने बहुत बार समझाई है, उसमें हमने साइन और कोस की ये एक सरल समीकरण बताई थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर में 1। तो हमें क्या करना है, एक माइनस साइन को अलग ले आना है, कोस को अकेला छोड़ देंगे। तो इसमें हम ऐसे भी लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा बराबर में 1 है, ये साइन स्क्वायर प्लस का इधर आए तो किसका हो जाएगा माइनस का, यानी इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं ये लिख सकते हैं। तो हम लिख देते हैं कोस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट हटाएंगे तो हमें पता है बीच में निशान किसका आएगा गुणा का, तो कोस स्क्वायर थीटा से कोस स्क्वायर थीटा तो क्या आ गया कैंसिल। अब बचा है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कहने का मतलब यही है, दोनों प्लस में ही है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं 1, तो इसका अंतिम आंसर क्या आएगा 1। इसके बाद आ रहा हमारा सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में हमें यहां दिया गया एक वृत्त, उसके व्यास के इर्द गिर्द घुमाने पर प्राप्त ठोस आकृति को क्या कहते हैं। एक वृत्त होता है, उसके व्यास के, ये जो व्यास होता है उसके व्यास के इर्द गिर्द घुमाने पर ठोस आकृति जो मिलती है। एक चीज ध्यान रखिएगा, वृत्त के जो चारों तरफ होते हैं उसके चारों तरफ यदि कोई ठोस आकृति में प्राप्त होती है तो वो किसकी प्राप्त होगी गोले की, और यदि अर्धवृत्त है तो अर्धवृत्त में हमें ठोस आकृति प्राप्त होगी अर्धगोले की। तो इसका आंसर क्या रहेगा गोला। फिर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है यदि कोई प्रेक्षण वर्ग की उच्च सीमा में आता है तो उसे अगले में क्या ले लेते हैं। देखो एक चीज आपको बताई थी, ये जो हमसे पूछा जा रहा है ये हमने वर्ग अंतराल के बारे में पूछा जा रहा है कि किसी वर्ग में हम ये देखते हैं ना, जैसे 0 से 10 है, 10 से 20 है, इस प्रकार के वर्ग अंतराल चलते हैं ना, तो किसी प्रेक्षण की वर्ग की उच्च सीमा अगले वर्ग की निम्न सीमा में चली जाती है, और ये क्या होता है वर्ग का अंतराल। वर्ग अंतराल हमने बहुत बार हल किए हैं माध्यक और बहुलक में। अगला इसी में क्वेश्चन नंबर 6 आ रहा है, समांतर श्रेणी में nवा पद an बराबर 3n + 7 हो तो सार्वंतर कितना आएगा। तो इसमें हमें कहीं पर भी a का मान नहीं दे रखा है, हम d कैसे निकालेंगे, दूसरा पद भी नहीं दे रखा, सीधा ऐसे दे दिया। जो an हमें आखिरी पद दिया वो भी हमें पूरा ढंग से दिया हुआ नहीं है, हम इसी को हल करेंगे। देखो an जो होता है, an का पहले फॉर्मूला लगाते हैं। an का फॉर्मूला होता है a + n - 1 गुणा में d, यानी हम इसको हल, इससे ज्यादा हल क्या करेंगे, हम ऐसे कर सकते हैं a + d की गुणा पहले n से करेंगे तो क्या आएगा nd, फिर आ रहा है माइनस d की गुणा 1 से करने पे क्या आएगा d। इससे ज्यादा तो हम हल नहीं कर सकते। अब हमें पद नहीं तो a चाहिए, d चाहिए, और d नहीं है तो कम से कम पद और a तो हमें चाहिए। लेकिन अब हमें क्या करेंगे, देखो बात पद की आ रही है तो हम पद को देखेंगे, पद के साथ गुणा में कौन है d, ठीक है, n के साथ गुणा में कौन आ रहा है d। तो जो दिया गया उसमें ध्यान से देखते हैं, जो हमें दिया गया उसमें n के साथ गुणा में क्या आ रहा है 3, तो हम इसी को यहाँ पे उठाते हैं कि यदि d हमें निकालना है तो d कब आएगा, वो n के साथ गुणा में रहेगा। तो n के साथ गुणा में क्या दिया गया 3, तो हम इसी को क्या मानेंगे d, तो यही हमारा आंसर होगा। दोबारा समझ लेते हैं, n के साथ जो गुणा में वो d है, तो n के साथ गुणा में क्या है 3, उसी को हम क्या मानेंगे d। तो ये हमारा आंसर नंबर 6 हो जाएगा दूसरे सवाल का। हमें याद दिया गया यदि एक वृत्त के दीर्घ त्रिज्याखंड का कोण 250 डिग्री है तो लघु त्रिज्याखंड का कोण कितना आएगा। देखो इसमें क्या होता है, एक वृत्त होता है, हमने लघु त्रिज्याखंड शब्द बनाए हैं, ये वाला होता है, और दीर्घ त्रिज्याखंड ये वाला भाग होता है। अब दीर्घ त्रिज्याखंड में दिया हुआ 250 डिग्री है, तो लघु त्रिज्याखंड का कोण कितना आने वाला है। तो हमें पता है पूरा एक सर्कल कितने डिग्री का होता है 360 डिग्री का, और उसमें से
यदि हमारा दीर्घ त्रिज्याखंड घटा देंगे तो आंसर आएगा हमारा लघु त्रिज्याखंड, और वो कितना आएगा 110 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं कि हमारा लघु त्रिज्याखंड कितना आएगा 110 डिग्री आएगा। फिर हमें आगे दिया गया है एक थैले में 3 लाल 5 काली गेंदें हैं और इस थैले में से एक गेंद निकालनी है और उसकी प्रायिकता क्या होगी कि गेंद काली ना हो। देखो इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, हमें क्या करना है सबसे पहले कि कुल परिणाम ध्यान में रखने पड़ेंगे। यहां पे आता है कुल परिणाम, ऊपर आता है संभव परिणाम या संभावित परिणाम, और ये किस में आता है प्रायिकता के लिए। तो देखो सबसे पहले कुल परिणाम हम देखते हैं। कुल परिणाम हमारे पास कितने हैं 3 और 5 8। तो हम कुल परिणाम हमारे पास कितना है 8, और उसके बाद में हमें संभव परिणाम देखना है। संभव परिणाम में कह रहा है काली गेंद ना हो, तो काली गेंद ना हो बाकी कितनी रहेगी 3। एक तरीका ये है, एक हम ऐसे निकाल सकते हैं कि PE प्लस PE नॉट बराबर 1। इस फॉर्मूले से कैसे निकलेंगे आइए समझते हैं। देखो प्रायिकता है हमें देखनी है, ठीक है ना। तो प्रायिकता के लिए कैसे हम निकाल सकते हैं, हमें पता है कि यहां पर हम बराबर में 1 तो आएगा, काली गेंद नहीं है और काली गेंद होती, ये दोनों चीज हम पहले हटा देते हैं। हम देखते हैं पहले काली गेंद के साथ में हमारी प्रायिकता कितनी आ रही थी। देखो काली गेंद अगर निकालनी होती तो प्रायिकता थी 5, क्योंकि काली गेंद 5 थी, बट्टे में कुल परिणाम कितना था 8, तो ये आता उत्तर। और काली गेंद नहीं है ये हमें पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे PE वैसे का वैसे रहेगा, नॉट 1 है और ये 5 प्लस 8 इधर है किसका आ जाएगा माइनस का। इसके बट्टे में 1 लगा देंगे और 1 और 8 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 8। 1 की 8 से गुणा 8 और 5 की 1 से गुणा 5, तो 8 माइनस 5 कितना होगा 3, बट्टे में होगा 8। तो इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं और इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। यानी काली गेंद नहीं होने की प्रायिकता कितनी आएगी 3 बट्टे में 8। फिर हमें आगे दिया गया है कोई शंकु है और उसकी तिर्यक लंबाई यानी ऊंचाई हमें दे रखी है 5 सेमी। ध्यान रखिएगा ये लंबाई और ऊंचाई एक ही बात है, और साथ में उसकी तिर्यक ऊंचाई अलग होती है, नॉर्मल ऊंचाई अलग होती है, वो 4 सेमी है। उसका व्यास हमें लिखना है कितना होगा। तो इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, शंकु कुछ इस प्रकार से होता है, तिर्यक ऊंचाई ये वाली होती है जो कितनी दे रखी है 5 सेमी, और इसकी मेन ऊंचाई थी ये वाली जो कितनी थी 4 सेमी। हमें क्या करना है ये व्यास निकालना है। व्यास के लिए त्रिज्या निकाल लेंगे तो त्रिज्या का दुगना व्यास हो जाएगा। तो हमें क्या करना है सबसे पहले त्रिज्या निकालते हैं, और त्रिज्या किस प्रकार से निकलेगी वो समझ लेते हैं। इसके लिए एक चीज ध्यान रखिए, अगर हमारे यहाँ ऊंचाई आ रही है तो ये जो हमारा यहाँ पर त्रिज्या बनेगी, व्यास जो बन रहा है उस सर्कल पे, तो हमें पता है ये 90 डिग्री एंगल बनेगा। तो ध्यान से देखो ये जो तिरछी रेखा वो रहेगी कर्ण, ये रहेगा लंब, ये रहेगा आधार। तो हमें त्रिज्या पहले निकालनी है, तो ये आधार हमें निकालना है। और आधार निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आधार यानी त्रिज्या हो गई, तो आधार निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर यहाँ से हट जाएगा तो ऊपर अंडर रूट आ जाएगा, और आधार का फॉर्मूला था कर्ण का स्क्वायर माइनस में लंब का स्क्वायर। तो देखो कर्ण है 25 और यहाँ पर लंब है 4 का वर्ग 16, अंडर रूट वैसे का वैसे है, तो यहाँ पे अंडर रूट में ही 25 माइनस 16 करेंगे तो आएगा 9, तो r बराबर कितने आ गए 3 सेमी। लेकिन हमें व्यास पूछा है, व्यास होता है हमारे पास 2 गुणा त्रिज्या, यानी कि 2 गुणा त्रिज्या है 3, तो उत्तर आ गया 6 सेमी। तो ये हमारा आंसर रहेगा इसमें। आगे है क्वेश्चन नंबर 4, घन के पृष्ठ का परिमाप हमें दिया गया है, घन का आयतन हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, घन कैसा होता है, घन हमेशा याद रखिएगा इसका कोई एक पृष्ठ होगा ना घन का, घन की सारी भुजाएं बराबर होती है, और कोई एक पृष्ठ देखेंगे तो वो होगा वर्गाकार यानी वर्ग के जैसे। तो घन का एक पृष्ठ वर्ग ही होता है, तो हम निकाल लेंगे घन का एक पृष्ठ यानी कि वर्ग, और उसका परिमाप कितना दे रखा है 28 सेमी।
उसके नीचे फॉर्मूला लगाएंगे, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा बराबर में 28। भुजा कितनी आ गई 28 थी, ये 4 गुना में इधर भाग में जाएगा तो उत्तर कितना आएगा 7 सेमी। तो भुजा कितनी है ये 7 सेमी। और ये किसकी भुजाई है, उसी घन की, क्यों घन का एक पृष्ठ वर्गाकार था, वर्ग की भुजा आ गई है तो भुजा पूरे घन की ही भुजा है। अब घन का आयतन अगर हमें निकालना है तो घन का आयतन निकालने के लिए हमें घन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आयतन का, और घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। और भुजा हमारे पास कितनी थी 7, 7 का क्यूब करेंगे यानी 7 को 3 बार गुणा, 7 इंटू 7 इंटू 7, तो ये आएगा 49। 49 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो आएगा 343, क्योंकि 7 का क्यूब होता है 343। तो हम इसे सेमी क्यूब या घन सेमी भी लिख सकते हैं। ये हमारा आ गया इसका आयतन। सवाल नंबर 5 में दिया गया 32 परिवारों में सदस्यों की संख्या निम्न सारणी में और बहुलक हमें ज्ञात करना है। बहुलक के लिए सिंपल सा हमें क्या होता है, कोई वर्ग अंतराल नहीं दिया गया, कुछ नहीं दिया गया है, तो इसमें हम फॉर्मूला नहीं लगा सकते। 1 नंबर का सवाल है तो आसान होगा। ये आसान कैसे होगा ये समझ लेते हैं। बहुलक पूछा तो बहुलक हमेशा होता है अधिकतम जो संख्या रखी है। ये परिवार जो बताए उनमें सदस्य संख्या है, तो हमें बता रहा है एक परिवार में 2 है, 2 परिवार में 3 सदस्य है, 4 में 4 है, 7 में 5 है, 10 में 6 है, यानी 10 परिवार ऐसे है जिसमें परिवारों की संख्या सदस्यों की संख्या 6 है। तो सबसे ज्यादा सदस्यों की संख्या किस में आ रही है 10 परिवारों में। कितनी आ रही है 6 आ रही है। तो इसमें हम बता सकते हैं बहुलक कितना आ रहा है 6। काफी बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं और 10 लिख देते हैं। ये सिर्फ आपको बताने के लिए कि इतने परिवार हैं, परिवारों की संख्या तो हमारे पास है। सबसे ज्यादा जो परिवार है उसमें सदस्यों की संख्या है वही हमारा बहुलक रहेगा। तो सबसे ज्यादा परिवारों में सदस्यों की संख्या 6 है तो बहुलक कितना हो जाएगा 6। नीचे लिख सकते हैं हम सबसे अधिक परिवारों की संख्या कितनी है 10 है, जिनमें सदस्य कितने हैं, सदस्यों की संख्या कितनी है 6 है, तब बहुलक कितना होगा 6। आगे बंटन हमें दे रखे है जिसमें माध्यक और बहुलक हमें ज्ञात करनी है। तो इसमें हम क्या करेंगे, बहुलक और माध्यक हमें ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले हमें पता है माध्यक ज्ञात करने का तरीका तो सबसे आसान है, बहुलक ज्ञात करने का सिर्फ जिसकी संख्या सबसे ज्यादा बार आ रही है वही हमारा बहुलक हो जाएगा। तो इसमें हम देखते हैं बहुलक में देखो 1 एक बार आया, 6 एक बार आया, 3 एक बार आया, 5 एक बार, 7 एक बार, 9 2 बार, 11 एक बार, 4 एक बार। तो हमें पता बहुलक तो सबसे ज्यादा बार कौन सा आया है 9, तो बहुलक तो हो गया। अब माध्यक के लिए याद रखिएगा सिंपल सा हमें क्या करना है, सबसे पहले इनको आरोही क्रम में जमाना होता है, ठीक है। और आरोही क्रम में हम जमा देंगे इनको इस प्रकार से। सबसे पहले क्या आ रहा है हमारे पास, सबसे छोटा 1, फिर क्या आ रहा है 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर आ रहा है 7, 9 9 2 बार आया था, 2 बार ही हमें लिखना पड़ेगा, फिर 10 नहीं है 11, इतनी संख्या थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सारी संख्या हमने अरेंज कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में, आरोही क्रम में। अब हमें सिंपल देखना है यदि इनका योग सम में आएगा तो हम करेंगे n/2, विषम में आता तो करेंगे n+1/2, n होता है वो पद। तो हम देखते हैं यहाँ पे योग तो विषम में आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हम n+1/2 लगाएंगे जब विषम हो, और n यानी उन पदों की संख्या 9 प्लस में 1 भाग में 2, तो 9 + 1 10 भाग में 2 करेंगे तो आ रहा 5वां। 5 माध्यक नहीं है, 5 का मतलब 5वीं संख्या आरोही क्रम में लिखने के बाद, सीधा नहीं। तो आरोही क्रम में 1 2 3 4 5, वो संख्या 5वीं संख्या कौन सी है 6 है। तो इसका जो माध्यक आने वाला वो कितना आएगा 6 आएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि जो बारंबारता है इसमें माध्यक की संख्या कितनी आ रही है 6। फिर आ रहा है 7वां प्रश्न। 7वें प्रश्न में हमें यहाँ क्या दिया गया है कि अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी है, ताश में दे रखी है जिसमें कुल पत्ते कितने 52, यानी एक चीज तो क्लियर हो गई है कि
कुल परिणाम कितना आएगा? कुल परिणाम आएगा 52। अब है संभावित परिणाम। संभावित परिणाम किसका निकालना वो देखते हैं। इस पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता इक्का ना हो उसकी प्रायिकता में निकालनी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर नॉट की प्रायिकता निकालनी है। तो हम देखते हैं यहाँ पर इक्का नहीं होना चाहिए। तो इक्का नहीं होने के लिए हमें एक चीज देखनी होगी, इक्के का पत्ता एक नहीं 4 होते हैं ताश की गड्डी में। तो हमें चारों पत्ते नहीं चाहिए, इक्का चारों में से कोई भी ना निकले, तो चारों पत्ते हटाने पड़ेंगे। तो पत्ते अब हमारे पास कितने बचे हैं? 48। कितने बचे हैं? 48। इनमें कोई भी इक्का नहीं होगा क्योंकि चारों इक्का हमने निकाल दिए। तो बचे हुए पत्ते कितने? 48। ये कट रहा है तो हम काट देंगे। जैसे ये कट रहा है 4 के पाड़े से, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 एकम 4, 4 3 12। अब नहीं कट रहे तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। सवाल नंबर 8 में हमें दिया गया धातु के 3 समान घनों की कोर क्रमशः 3, 4 और 5 सेमी में दी गई है। इन्हें पिघलाकर एक नया घन बनाना और नए घन की कोर की लंबाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें सिंपली क्या करना है, एक घन बनाना पिघलाकर। तो पिघल के बनेगा यानी उसके अंदर भरा जाएगा, यानी घन का आयतन निकालना हमें पड़ेगा। और घन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? भुजा क्यूब। ये जो कोर का मतलब दे रखा है, कोर का मतलब जो उसकी मतलब भुजा जो दे रखी है वही है उसका घन का कोर। ठीक है। हमें यहाँ पर दिया गया है 3 घन थे, एक 3 सेमी का, एक 4 का, एक 5 का। तो हम तीनों का आयतन निकालते हैं। एक का निकलेगा 3 का क्यूब, एक का निकलेगा 4 का क्यूब और एक का निकलेगा 5 का क्यूब। और तीनों के आयतन निकाल के हम प्लस करेंगे, तीनों को पिघलाकर एक साथ करेंगे तो एक घन बनेगा। तो तीनों का गया, 3 का क्यूब हो गया हमारे पास 27, 4 का क्यूब हो गया हमारे पास 64 और 5 हो गया 125। तीनों को जोड़ने पे हमारा आंसर आएगा 216 सेमी क्यूब, क्यों हमने इनका आयतन निकाला है। अब तीनों घनों का जो हमारे पास टोटल आयतन आया है उसको हम क्या करें, पिघला के एक घन बनाने वाले। ठीक है। तो एक घन का आयतन कितना आ गया? बड़े वाले घन का आयतन कितना आ गया? इतना ही जितना छोटे वालों का आया, 216 सेमी क्यूब। घन के आयतन का फॉर्मूला होता है भुजा क्यूब बराबर में है 216। भुजा के ऊपर से क्यूब हटेगा तो इस पे लगेगा क्यूब रूट, और 216 क्यूब रूट निकलता है यानी घनमूल वो निकलेगा 6 सेमी। तो बड़े वाला जो घन बनेगा उसके कोर की लंबाई कितनी होगी? 6 सेमी। सवाल नंबर 9 हमें याद दिया गया प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए 10 प्राकृतिक संख्याएं हैं और उनका माध्य ज्ञात करना है। मतलब हमें क्या करना है, सभी संख्याओं को जोड़ के जितनी संख्या उनका भाग लगाएंगे तो माध्य निकल जाएगा। कैसे? प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याएं हैं। प्रथम तो ये हो गई हमारे पास 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। देखो ध्यान से देखो, 10 प्राकृतिक संख्याएं होगी और इन सबको जोड़ के जितनी संख्या उनका भाग लगा दो। तो ये हो गया हमारे पास 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 6 21, 21 7 28, 28 और 8 36, 36 और 9 45, 45 और 10 हो गया 55, भाग में 10। उत्तर कितना आएगा? 5.5। आगे दिया हुआ सवाल नंबर हमें 10 प्रायिकता वाला सवाल है। एक प्रायिकता है, एक प्रायिकता ई नहीं की निकालनी है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है जो हमने पहले ही पढ़ा है। प्रायिकता है और प्रायिकता नहीं है का योग कितना आता है? हमेशा 1। प्रायिकता है हमें दे रखी है 0.05, प्रायिकता नहीं है ये हमें ज्ञात करना है, बराबर में है 1।
तो जो नहीं है उसको वहीं रखेंगे। एक था ये प्लस का 0.0 इधर आए किसका आ जाएगा माइनस का, और एक में से जब इसको माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 0.95। ये हम माइनस करके देख सकते हैं। कैसे, एक पॉइंट नहीं है 0 लगा लेंगे, इसमें क्या है 0.05 है तो सीधा नहीं कटेगा तो कैरी देंगे, ये हो गया 10, इसने इसको कैरी लिया, ये 10 हो गया, ये 9 हो गया, ये 0 बच गया था, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 0 हो जाएगा 9 पॉइंट, कैरी देने के बाद 0 था, 0 लिख सकते हो आप। इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा। अब सवाल नंबर 11 है। सवाल नंबर 11 में हमें दिया गया यहाँ पर दो बेलन है और दो बेलन उनके आधारों की त्रिज्या का अनुपात हमें दे रखा है। ऐसा सवाल हमने पहले भी किया था। उनकी ऊंचाइयों का अनुपात दे रखा है, उनके आयतनों का अनुपात निकालना है। किनका, बेलन का। तो सबसे पहले दोनों जो हमारे पास बेलन है उनके आयतन का सूत्र हम लिख लेते हैं। तो बेलन का सूत्र हमारा क्या रहेगा, सबसे पहले पाई आर स्क्वायर एच। तो हम क्या करते हैं, बेलन के आयतन का सूत्र लगा लेते हैं। ये एक और दो मैंने इसलिए लिखा है कि आप थोड़ा डिफरेंस रखें कि एक आयतन ये दूसरे का आयतन, या फिर आर को कैपिटल या स्मॉल में कर सकते हैं, कैसे भी लिख सकते हैं। दोनों बेलन है तो फॉर्मूला तो सेम रहेगा। अब हम देखते हैं, पाई से पाई कट जाएगा, त्रिज्या बची है। तो पहले की त्रिज्या का अनुपात कितना आया था 2, और उस पर क्या था स्क्वायर, गुणा में पहले की ऊंचाई का अनुपात कितना था 5, गुणा में दूसरे की त्रिज्या का अनुपात कितना था 3 स्क्वायर, और ऊंचाई का अनुपात कितना था 3। 2 का वर्ग होता है 4 गुणा में 5, 3 का वर्ग होता है 9 गुणा में 3। कट रहा है तो हम काट देंगे, नहीं कट रहा तो सिंपल लिख देंगे 4 की गुणा 5 से 20, 9 की गुणा 3 से 27। कुछ नहीं कट रहा तो लिख देंगे 20:27। ये आ रहा है इनके बेलन, दोनों बेलनों के आयतनों का अनुपात आ रहा है 20:27। ये सवाल नंबर 3 का आखिरी क्वेश्चन है। यहाँ पे सवाल नंबर 12 जो हमें दे रखा है, वर्ग 90 और 120 का मध्य मान क्या होगा। मध्य मान यानी कि x। सिंपल क्या होता है, हमें क्या करना था, दोनों जो मान होते हैं उच्च सीमा और निम्न सीमा, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगाना होता है, यानी आधा करना होता है। तो 90 और 120 का मान हो गया 210, और उसमें जब 2 का भाग लगाएंगे तो कितना उत्तर आएगा 105। इस तरीके से हमारा ये सवाल नंबर 3 जो था वो होता है कंप्लीट।